हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइस। तो आज है हमारा डे 5, मतलब 5वां दिन है हमारा। डे हमारा हो जाएगा 5। सबसे बड़ी बात ये नहीं है, आज बात ये है कि आज दिन कौन सा है। तो आज है संडे। आज है SUNDAY संडे। तो संडे को, हर संडे को, या SUNDAY संडे मतलब रविवार। तो आज है इतवार, आज है रविवार, आज है संडे। तो हर संडे को हम वो पढ़ेंगे जो एक हफ्ता दिन हमने पढ़ा है। एक हफ्ता में हमने क्या क्या पढ़ा है, हर संडे को वही पढ़ेंगे। तो आज है संडे, हमने 4 दिन क्या पढ़ा है आज वही आपको बताएंगे और अपना भी रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं हमने 4 दिन में क्या क्या पढ़ा है। तो आज बोलेंगे ज्यादा, लिखेंगे कम। तो पहले दिन में हमने पढ़ा था बिहार और बिहार की सीमावर्ती जिले और बिहार की चौहद्दी। तो हमारा पहला टॉपिक होगा बिहार, बिहार, बिहार की चौहद्दी, बिहार की चौहद्दी और बिहार की सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती जिले। ठीक। तो लिखेंगे आज कम, पढ़ेंगे ज्यादा, बोलेंगे ज्यादा। तो बिहार की चौहद्दी की बात करें तो बिहार की चौहद्दी अगर हम बता दें तो बिहार की चौहद्दी बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल, बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश, बिहार के उत्तर में नेपाल तथा बिहार के दक्षिण में झारखंड राज्य स्थित है। बिहार 3 राज्य, भारत के 3 राज्य तथा एक अदर देश यानी एक देश नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। तो बिहार की चौहद्दी क्या है? बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश, बिहार के उत्तर में नेपाल तथा बिहार के दक्षिण में झारखंड राज्य स्थित है। बिहार की अगर चौहद्दी की बात करें तो बिहार की चौहद्दी हमने आपको बता दिया। बिहार की सीमावर्ती जिले की बात करें तो बिहार के नेपाल के साथ बिहार की 7 जिला सीमा साझा करती है जो उत्तर में स्थित है। बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है। नेपाल यानी उत्तर में बिहार की 7 जिले सीमा साझा करती है किसके साथ? तो नेपाल के साथ। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज बिहार की 7 जिला, बिहार की 7 जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। अगर बिहार के उत्तर में है, बिहार के पूरब में बात करें तो बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल स्थित है। बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल स्थित है। पूरब में पश्चिम बंगाल स्थित है जो बिहार की 3 जिले सीमा साझा करती है। 3 जिले कौन कौन है? तो जो वो किशनगंज है ना, नेपाल के साथ भी और बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल के साथ भी, पश्चिम बंगाल के साथ भी और नेपाल के साथ भी कौन सीमा साझा करती है बिहार के जिले? तो किशनगंज है। और पूर्णिया, कटिहार, पूर्णिया, कटिहार। उसके बाद से बिहार के हम दक्षिण में आते हैं तो बिहार के दक्षिण में झारखंड स्थित है। बिहार की 8 जिला सीमा साझा करती है दक्षिण में है जो कि झारखंड के साथ। कौन कौन है? तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, रोया और गया ट्रिक था हमारा। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया। उसके बाद से उत्तर प्रदेश के साथ अगर हम बात करें तो भी बिहार की 8 ही जिला सीमा साझा करती है। कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज 7 जिला सीमा साझा करती है।
कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, आप पश्चिमी चंपारण, ये सीमा से आया करते। तो हमने बिहार और बिहार की टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब उसके बाद से हमने भूगोल चालू किया था, तो भूगोल यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक होगा क्या, तो दूसरा हमारा था क्या, भूगोल। भूगोल किसे कहते हैं, ठीक। और भूगोल में हमने एक पढ़े थे क्या, तो भूगोल का ही हम एक पढ़े थे एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल की। भूगोल क्या है, भूगोल किसे कहते हैं, पहले ये हम बता दें, उसके बाद से वो बताएंगे। तो भूगोल, भूगोल ग्रीक भाषा के शब्द जियोग्राफिया से लिया गया है। भूगोल ग्रीक भाषा के शब्द जियोग्राफिया से, जियोग्राफिया, जियोग्राफिया। भूगोल ग्रीक भाषा के शब्द जियोग्राफिया से लिया गया है, जिसका सामान्य अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी का वर्णन करना। प्रारंभिक भूगोल को प्राकृतिक भूगोल के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक भूगोल को प्राकृतिक भूगोल के नाम से, प्रारंभिक भूगोल को प्राकृतिक भूगोल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में अध्ययन का केंद्र प्राकृतिक एवं प्राकृतिक तत्व थे। प्रकृति एवं प्राकृतिक तत्व थे। प्रारंभिक भूगोल को देखो, प्रारंभ में भूगोल को अध्ययन का, देखो सॉरी, पहले हम देखेंगे कि भूगोल किसे, तो भूगोल ग्रीक भाषा के शब्द जियोग्राफिया से लिया गया है, जिसका सामान्य अर्थ पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी का वर्णन करना होता है। प्रारंभिक भूगोल को प्राकृतिक भूगोल के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक भूगोल को प्राकृतिक भूगोल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रारंभ में अध्ययन का केंद्र प्रकृति एवं प्राकृतिक तत्व थे। ठीक, अब हमने ये देख लिया। और प्रारंभिक भूगोल को भौतिक भूगोल के नाम से भी जाना जाता है। भौतिक भूगोल के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने भूगोल देख लिया। भूगोल के बाद से हमने क्या पढ़े थे, तो हम पढ़े थे खगोल की, एस्ट्रोनॉमी। खगोल की हमने देखा था। खगोल की में हमने टॉपिक पहला देखा था। पहला हमारा इसमें था ब्रह्मांड एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, हमने ये देखा था। तो ब्रह्मांड की बात करें तो सभी ज्ञात एवं अज्ञात वस्तुएं ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। जो हमें ज्ञात है और जो हमें नहीं ज्ञात है वो भी कहाँ है, तो ब्रह्मांड में है। तो इसलिए कह सकते हैं हम कि सभी ज्ञात एवं अज्ञात वस्तुएं ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। अतः ब्रह्मांड को आकाश गंगा के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। अतः ब्रह्मांड को आकाश गंगा के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। ठीक, सभी डार्क पदार्थ, डार्क ऊर्जा, ब्लैक होल इत्यादि आकाश गंगा में, इत्यादि ब्रह्मांड में उपस्थित है। इत्यादि कहाँ उपस्थित है, तो ब्रह्मांड में उपस्थित है। ब्रह्मांड स्थिर न होकर गति की अवस्था में है। जो हमारा ब्रह्मांड ही है, तो ब्रह्मांड स्थिर न होकर गति की अवस्था में है।
अर्थात ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। जो हमारा ब्रह्मांड है वो स्थिर न होकर गति की अवस्था में है, अर्थात ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, जिसका प्रमाण रेड शिफ्ट की घटना है। रेड शिफ्ट की घटना है। रेड शिफ्ट क्या होता है? तो रेड शिफ्ट किसे कहते हैं? तो जब कोई प्रकाशवान वस्तु, क्या? तो जब कोई प्रकाशवान वस्तु आंखों से दूर की तरफ जाता है, हमारे आंखों से दूर की तरफ जाती है, तो वह धीरे धीरे लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम रेड शिफ्ट की घटना कहते हैं। इसी में एक आता है ब्लू शिफ्ट। तो जब कोई प्रकाशवान वस्तु बहुत दूर से आंखों की तरफ आती है, तो वह धीरे धीरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम ब्लू शिफ्ट की घटना कहते हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया? ब्रह्मांड देख लिया। अगर ब्रह्मांड को लिखना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे और हम भी ऐसे लिखेंगे कि सभी ज्ञात एवं अज्ञात वस्तुएं ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। अतः ब्रह्मांड को हम आकाश गंगा के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। सभी डार्क पदार्थ, डार्क ऊर्जा, ब्लैक होल ब्रह्मांड में उपस्थित है। ब्रह्मांड स्थिर न होकर गति की अवस्था में है, अर्थात ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, जिसकी प्रमाण रेड शिफ्ट की घटना है। इतना लिखने के बाद अगर रेड शिफ्ट लिखना होगा तो रेड शिफ्ट हेडिंग डालकर लिखेंगे कि जब कोई प्रकाशवान वस्तु आंखों से दूर की तरफ जाती है, तो वह धीरे धीरे लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम रेड शिफ्ट की घटना कहते हैं। इसी में एक आता है ब्लू शिफ्ट। तो जब कोई प्रकाशवान वस्तु दूर से हमारी आंखों की तरफ आती है, तो वह धीरे धीरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम ब्लू शिफ्ट की घटना कहते हैं। इतना लिखने के बाद और इतना पढ़ने के बाद उस दिन हमने इसी में पढ़ा था विन का विस्थापन नियम। क्या? तो विन का विस्थापन नियम, विन का विस्थापन, विन का विस्थापन नियम। विन का विस्थापन नियम क्या कहता है? तो विन के विस्थापन नियम में होता है कि विन का विस्थापन नियम कहता है कि किसी वस्तु के द्वारा निष्कासित ऊष्मा और तरंग दैर्ध्य में उल्टा संबंध होता है। किसी वस्तु के द्वारा निष्कासित ऊष्मा और तरंग दैर्ध्य में उल्टा संबंध होता है, अर्थात जो वस्तु या जो पदार्थ कम ऊष्मा उत्सर्जित करता है वह दीर्घ तरंग वितरण का उदाहरण होता है, तथा जो वस्तु ज्यादा ऊष्मा उत्सर्जित करता है वह लघु तरंग वितरण का उदाहरण होता है। हमने इसमें उदाहरण के तौर पर देखे थे एक पृथ्वी और एक सूर्य भगवान। हमने पहला देखा था पृथ्वी जो कम ऊष्मा उत्सर्जित करती है, तो दीर्घ तरंग वितरण का उदाहरण जो पृथ्वी है वह दीर्घ तरंग वितरण का दीर्घ तरंग वितरण, दीर्घ तरंग वितरण का उदाहरण है। तथा अगर हम बात करें किसकी, तो सूर्य भगवान की। सूर्य भगवान ज्यादा ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, इसलिए ये लघु तरंग वितरण का उदाहरण है। लघु तरंग वितरण। जो पृथ्वी है, पृथ्वी दीर्घ तरंग वितरण का उदाहरण है, और सूर्य से पृथ्वी से ऊष्मा निकलने वाली जो ऊष्मा निकलती है वो दीर्घ तरंग वितरण का उदाहरण है, और सूर्य से ऊष्मा निकलने वाली
जो है वो लघु तरंग वितरण का उदाहरण है। इतना देखने के बाद हमने देखा था ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ। ठीक, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में हमने देखा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक आया था क्या, तो महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत तो महाविस्फोट सिद्धांत की कल्पना जॉर्ज लेमेत्रे ने किए थे, जो कहाँ के रहने वाले थे, तो बेल्जियम के रहने वाले थे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि महाविस्फोट सिद्धांत की कल्पना बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा किया गया था। ठीक, इतना लिखने के बाद लिखेंगे कि जॉर्ज लेमेत्रे के अनुसार या फिर इनके अनुसार 14 से 15 अरब वर्ष पहले हमारा जो ब्रह्मांड था वो आज की तरह नहीं अपितु एक बिंदु के रूप में उपस्थित था, जिसका घनत्व अनंत था। ठीक, जॉर्ज लेमेत्रे कहते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है या फिर हम जिस ब्रह्मांड को इस समय देख रहे हैं वो ब्रह्मांड आज की तरह नहीं, 14 से 15 अरब वर्ष पहले हमारा जो ब्रह्मांड है वो आज की तरह नहीं अपितु एक बिंदु के रूप में उपस्थित था, जिसका घनत्व अनंत था। और घनत्व अनंत होने के कारण बिंदु के रूप में उपस्थित था, घनत्व अनंत होने के कारण गैस के अणु और धूल कणों के बीच में घर्षण हुआ। उस बिंदु का घनत्व अनंत था और घनत्व अनंत होने के कारण गैस के अणु और धूल कणों के बीच घर्षण हुआ, जिससे ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। और जब ऊष्मा उत्पन्न हुआ तो एक निश्चित समय के बाद उस ऊष्मा के कारण उस बिंदु में विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट की संज्ञा दिया गया। अब उस महाविस्फोट में हुआ क्या कि उस विस्फोट के दौरान उत्पन्न जो पदार्थ निकला या जो विस्फोट में पदार्थ निकला उसी पदार्थ से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। किसके अनुसार, तो जॉर्ज लेमेत्रे के अनुसार। एक बार और देख लीजिए, जॉर्ज लेमेत्रे के अनुसार देखो महाविस्फोट सिद्धांत की कल्पना जॉर्ज लेमेत्रे के अनुसार किया गया, जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा किया गया, जो बेल्जियम के वैज्ञानिक थे, बेल्जियम के रहने वाले थे। जॉर्ज लेमेत्रे के अनुसार ब्रह्मांड आज की तरह नहीं अपितु एक बिंदु के रूप में उपस्थित था। कितने अरब वर्ष पहले, तो 14 से 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड आज की तरह नहीं अपितु एक बिंदु के रूप में उपस्थित था। ठीक, किसके अनुसार, तो जॉर्ज लेमेत्रे के अनुसार। और फिर होता क्या है कि जॉर्ज लेमेत्रे जी कहते हैं कि ब्रह्मांड आज की तरह नहीं अपितु एक बिंदु के रूप में उपस्थित था, जिस बिंदु का घनत्व अनंत था। और एक निश्चित समय के पश्चात उस बिंदु में विस्फोट हुआ, जिस विस्फोट से एक निश्चित समय के बाद उस बिंदु में विस्फोट हुआ, जिसके दौरान या जिस विस्फोट के दौरान उत्पन्न पदार्थ से विस्फोट हुआ, जिससे महाविस्फोट की संज्ञा दी गई। और उस विस्फोट में उत्पन्न पदार्थ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ठीक, उस विस्फोट से उत्पन्न पदार्थ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है।
कौन कहते हैं? तो जॉर्ज लेमेत्रे कहते हैं। जॉर्ज लेमेत्रे की इस बात को देखते हुए इनकी कुछ कमियां भी देखी गई। जो महाविस्फोट सिद्धांत है, तो महाविस्फोट सिद्धांत की 2-3 कमियां भी थी। कमी ये थी कि कमी ये था कि जॉर्ज लेमेत्रे ने 14 से 15 अरब वर्ष पहले जो ये बिंदु बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में उपस्थित था, वो बिंदु 14 से 15 अरब वर्ष पहले कहाँ था और कैसे था, ये उन्होंने नहीं बताया कि 14 से 15 अरब वर्ष पहले बिंदु की उपस्थिति को उन्होंने नहीं बताया कि वो बिंदु कहाँ था और कैसे था। और एक उनकी कमी ये थी कि मान लीजिए 14 से 15 अरब वर्ष पहले तो एक बिंदु के रूप में उपस्थित था, और वो तो मान लीजिए कि बिंदु की उपस्थिति नहीं बताई कि उसके पहले कैसे था, और विस्फोट के कितने समय के पश्चात ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उन्होंने ये भी नहीं बताया। तो उनकी 2-3 कमियां हैं जो हमने आपको बता दिया। अब देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो हो गया, ठीक। अब उसके बाद से हमने इसी में पढ़े थे क्या? तो तारा तारा हमने पढ़ा था, और तारे की जन्म हमने देखा था, और तारे की हमने मृत्यु बोला था बताने के लिए, जो अभी बताए नहीं है और बता देंगे, ठीक। मृत्यु मूल्य लिखते हैं। मृत्यु, तारा क्या है? तो तारा एक आकाशीय पिंड का उदाहरण है। कल ही के क्लास में हमने ये किया है कि तारा एक आकाशीय पिंड का उदाहरण है। तारा एक आकाशीय पिंड का उदाहरण है जिसके पास स्वयं की ऊर्जा एवं अपनी प्रकाश होती है। जो तारा है ना, तारे के पास स्वयं की प्रकाश एवं अपनी ऊर्जा होती है, तथा तारा एक आकाशीय पिंड का उदाहरण है। तारा स्थिर न होकर गति की अवस्था में, अर्थात, और जो हमारा तारा दिखाई देता है वो भी स्थिर नहीं है, वो भी गति करता है। गति कितने प्रकार के करते हैं? तो गति 2 प्रकार के करते हैं। जो तारा है, तारा की गति 2 प्रकार की होती है। तारा की गति 2 प्रकार की होती है। एक होता है घूर्ण गति, एक होता है घूर्ण गति, एक होता है परिक्रमण गति। परिक्रमण, एक होता है परिक्रमण गति, एक होता है घूर्ण गति। तो अपने अक्ष पर गति करना घूर्ण गति कहलाता है, तथा केंद्र के चारों तरफ गति करना परिक्रमण गति कहलाता है। एक कल्पना कीजिए कि अगर तारा घूर्ण गति और परिक्रमण गति करना बंद कर दे तो फिर क्या होगा? तारा घूर्ण गति और परिक्रमण गति करना बंद कर दे तो फिर क्या होगा? क्या हम तारा देख पाएंगे? क्या फिर हमको तारा दिखाई देगा? तो इसका आंसर होगा नहीं। अगर तारा घूर्ण गति करना बंद कर दे तो वो आपस में टकरा जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे, और बड़े बड़े तारा गिरेंगे पृथ्वी पर। पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। अगर परिक्रमण गति करना बंद कर दे तारा, तो फिर जो हमारा आकाश गंगा है, आकाश गंगा का केंद्र जो कि ब्लैक होल है, उसी में समाहित हो जाएंगे। आकाश गंगा का केंद्र जो कि ब्लैक होल है, अगर परिक्रमण गति करना बंद कर देंगे तो उसमें वो समाहित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा तारा, जो हमको दिखाई नहीं देगा। तो हमने तारा पढ़ लिया कि तारा एक आकाशीय पिंड का उदाहरण है जिसके पास स्वयं की प्रकाश एवं अपनी ऊर्जा होती है, जो गति करती है तो 2 प्रकार की गति करती है, घूर्ण गति और परिक्रमण गति। घूर्ण गति अपने अक्ष पर गति करना
घूर्णन गति कहलाती है। जैसे में लट्टू को नचाते हैं तो अपने अक्ष पर गति करता है तो उसको घूर्णन गति करते हैं। और जो खिरखिराती है मुर्गा, जिसको हम लोग मुर्गी बोलते हैं, मुर्गिया खिरखिरा रही है, उसको परिक्रमण गति बोलेंगे। ठीक, उसके बाद से फिर हम आएंगे क्या, तो तारे का जन्म कैसे हुआ। तारे का जन्म कैसे हुआ, अगर तारे की जन्म की बात करें तो उसके पहले हमको जानना पड़ेगा नेबुला या निहारिका। हमने कल ही के टॉपिक में ये पढ़ा है, तारे के जन्म के समय में नेबुला या फिर निहारिका। नेबुला, इसी का नाम है दूसरा निहारिका। तो निहारिका क्या है, तो गैस एवं धूल कण के बादल को निहारिका कहा जाता है। गैस एवं धूल कण के बादल को निहारिका कहा जाता है। निहारिका तारा के उत्पत्ति का प्रारंभिक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। जो निहारिका है वो तारा के उत्पत्ति में प्रथम पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। अर्थात जो निहारिका ही है वो तारा के निर्माण में प्रथम पदार्थ गैस एवं जो धूल कण है यही उपलब्ध कराता है। ठीक, तो उसके पहले हमको ये जान लेना जरूर है कि नेबुला क्या है, निहारिका क्या है। तो गैस एवं धूल कण के बादल को निहारिका यानी नेबुला कहा जाता है। उसके बाद से इसके बाद से हमको जानना पड़ेगा कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। क्या जानना पड़ेगा, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या है, तो जब कोई दो नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते, जब कोई दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है तो उसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। उस ऊर्जा के उत्पत्ति का कारण क्या है, तो ऊर्जा के उत्पत्ति का कारण है जो दो नाभिक है उनके प्रारंभिक नाभिक और अंतिम नाभिक के द्रव्यमान में अंतर होना। उनके द्रव्यमान में अंतर का होना ही ऊर्जा की उत्पत्ति के कारण वही है कि उनके द्रव्यमान में थोड़ा सा भी अंतर होगा तो विशाल मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होगी। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या है, तो प्रारंभिक पदार्थ एवं जब दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे ही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो हमने नाभिकीय संलयन अभिक्रिया देख लिया, उसके बाद से नेबुला या फिर निहारिका देख लिया। अब हम देखेंगे कुछ नहीं, सीधे अब देख लेंगे हम तारे की जन्म कैसे हुआ और तारे कैसे बने। तो तारा बना कैसे, इसकी बात अगर हम करें तो चरण हम 4 चरण में देखेंगे, 3 चरण में देखेंगे, देख सकते हैं। अपनी इच्छा जितना डायमेंशन बना सकते हैं, लेकिन देखो कितना में हम बना पाते हैं और कितना आपको हम बता पाते हैं। तो पहला चरण होगा कि गैस एवं धूल कणों से बना बादल जो कि निहारिका है, तारा का प्रारंभिक पदार्थ उपलब्ध वही कराता है जो कि गैस एवं धूल कण से बना होता है, निहारिका है। तो प्रारंभिक पदार्थ उपलब्ध क्या कराते हैं, तो निहारिका प्रारंभिक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। दूसरे चरण में हमने बताया था कि जो निहारिका यानी जो निहारिका है उनमें संकुचन की प्रक्रिया लगातार बढ़ती है। जब निहारिका एवं गैस जो धूल कण है उनमें गैसों के तथा गैसों के अणु और गैस के अणु और धूल कणों के बीच में घर्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे
विशाल मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति हुआ। विशाल मात्रा में तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। कैसे? तो गैस एवं धूल कण के अणु और जो नीहारिका में है और नीहारिका में उपस्थित धूल कण और गैस के अणु आपस में घर्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे क्या हुआ? तो ऊष्मा की उत्पत्ति हुआ, जिसे आद्य तारा कहा गया। दूसरे प्रक्रिया में हमने देखा कि आद्य तारा कैसे बना। जो नीहारिका है, नीहारिका में संकोचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और संकोचन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ साथ जब संकुचन हुआ तो गैस के अणु और धूल कण आपस में रगड़ाए, यानी घर्षण हुआ उनके बीच, तो ऊष्मा उत्पन्न हुआ। ऊष्मा उत्पन्न होने के पश्चात जो तारा था वो चमकने लगा, तो वो एक आद्य तारा में बदल गया। अब तीसरा चरण में हम देखेंगे कि जो आद्य तारा है वो एक निश्चित समय के पश्चात नाभिकीय संलयन अभिक्रिया प्रारंभ हुई। तीसरा चरण में हमने देखा कि जो वो आद्य तारा है उसमें एक निश्चित समय के पश्चात अब उस आद्य तारा में भी संकुचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुआ। अब उस आद्य तारा में भी संकुचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुआ और उसमें भी जो धूल कण थे, जो गैस कण थे, वो और अधिक घर्षण की दर बढ़ती गई, जिससे आद्य तारा में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया प्रारंभ हो गया। चौथा में देखें हमने, चौथा चरण में जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया प्रारंभ हुआ उसमें जो हाइड्रोजन के नाभिक है वो धीरे धीरे हीलियम के नाभिक में परिवर्तित होने लगे, जिससे आद्य तारा एक विशाल तारा में परिवर्तित हो गया। हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन है वो धीरे धीरे हीलियम में परिवर्तित होने लगा, जिससे आद्य तारा एक तारा में परिवर्तित हो गया। तो हमने तारे की जन्म देख लिया कि तारे का जन्म कैसे हुआ। अब तारे की मृत्यु की बात करें तो वो तो कोई जाहिर सी बात है कि अगर तारे में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बंद करवा दें तो तारा नष्ट हो जाएगा। अगर तारों में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बंद हो जाए तो तारे नष्ट हो जाएंगे, तो तारे की मृत्यु हो जाएगी। अगर तारे में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को बंद कर दिया जाए तो भी हाइड्रोजन को भी बंद कर दिया जाए तो भी तारा नष्ट हो जाएंगे। तो तारे की मृत्यु के कई कारण हैं। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया बंद करा सकते हैं, नहीं कराएंगे तो भी तारा नष्ट हो जाएगा। एक निश्चित समय के पश्चात हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा, जिससे केवल राख बच जाएगा, तो भी तारे की मृत्यु हो जाएगी। तो आई होप आज के क्लास में हमने 4 दिन पढ़े थे वो हमने एक दिन की क्लास में आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यानी हम आशा करते हैं कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। हमारा भी रिवीजन हो गया, आप भी रिवीजन कर सकते हैं तो हो ही गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।